दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपको वो सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और हॉरर एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमें शेयर करते हैं इंस्टाग्राम और जीमेल के थ्रू। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ अपनी आवाज़ में आपके उसे सामने लेके आऊँगा। अभी तक इंस्टाग्राम को जो आपने प्यार दिया है, 1,77,000 फॉलोअर्स हमसे कनेक्ट हुए हैं और यूट्यूब अब हमारा ग्रो होना स्टार्ट हो गया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज की जो कहानी है वो सतीश ने बताई है। सतीश जो कि 2018 में राजस्थान से दिल्ली मूव करते हैं और ड्राइविंग उसका पेशा था। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है मैं कुछ इस किरदार के हिसाब से बताऊंगा कि आपको लगेगा शायद सतीश अपनी कहानी बता रहा है। मैं सतीश 2018 में राजस्थान के एक छोटे से ज़िले से दिल्ली आया इस उम्मीद में कि मुझे यहाँ पर बहुत काम और बहुत नाम मिलेगा। वैसे तो ड्राइविंग एक बहुत अच्छी स्किल्स है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा करूं। उनकी नज़रों में शायद ड्राइविंग इतनी अच्छी स्किल नहीं थी, बट मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे रात को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। दिल्ली जैसा एरिया मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था क्योंकि राजस्थान जिस गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर रात होते ही लोग अपनी कुंडी दरवाजे बंद कर लिया करते थे। मेरा सपना था दिल्ली मुंबई जैसी जगह पर आकर कैब चलाना या फिर ड्राइविंग करना। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था ओला। ओला 2018 में एक अच्छी बनती ब्रांड थी और मुझे काफ़ी अच्छे से स्विफ्ट डिज़ायर मेरी गाड़ी के साथ मुझे जो है एक एप्लीकेशन दी गई जिसको मैंने अपने मोबाइल में एक्सेस किया। जब मैं दिल्ली आया था 2018 में मुझे काफ़ी अच्छा काम मिला करता था, लेकिन अब कुछ टाइम बाद काम थोड़ा सा हल्का हो गया था क्योंकि मैं यहाँ रेंट पे रहता था तो कमाना खाना थोड़ा सा मुश्किल भी था। ये बात है एक रात की जब मैं तैयार हो रहा था और मैं अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि मुझे कोई बुकिंग आए तो मैं फटाफट से एप्लीकेशन खोल के उसे एक्सेप्ट करूं। छोटी छोटी बुकिंग से कभी कभी मन नहीं भरता था, पैसे उतने बन नहीं पाते थे, तो मन करता था कोई लंबी बुकिंग मिल जाए तो एक बारी में एक रात का 2 से 3 हज़ार रुपये कमीशन बन जाएगा। अब मैं वेट कर रहा था, काफ़ी देर हो गई थी, 1 घंटा हो गया था जब मैं कैब के बाहर वेट कर रहा था, कभी इधर उधर घूम रहा था, मुझे कोई बुकिंग नहीं मिली। तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना चल के कहीं पे चाय पी जाए और चाय पीते पीते एप्लीकेशन में देखेंगे कि कोई बुकिंग मिलती है। शायद किस्मत अच्छी थी मेरी, जहाँ मैं चाय पी रहा था उसके सामने एक मंदिर था। मैंने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि मुझे एक बुकिंग मिल जाए। अगले 10 मिनट में एकदम से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आते ही मैं देखता हूँ कि परवीन नाम से एक नोटिफिकेशन आया था। परवीन सैनी नाम था उसका। जैसे ही मैंने उसकी बुकिंग एक्सेप्ट करने के लिए उंगली बढ़ाई, एकदम से मेरे पास बैक टू बैक कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। ट्रू कॉलर पे परवीन सैनी बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं इसका कॉल उठाऊं या इसकी बुकिंग एक्सेप्ट करूं। फिर भी मैंने इसकी कॉल उठा ली। मैंने जैसी कॉल उठाई उधर से एक आवाज़ आई, भैया प्लीज़ भैया, हमें एमरजेंसी से कहीं जाना है थोड़ा दूर, हम आपको पे कर देंगे, अच्छा प्लीज़ बुकिंग कैंसिल मत कीजिएगा। अब तक कम से कम 10 से 12 ड्राइवर ने हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी है। मैंने उन्हें बोला, देखो सर ये तो काम है मेरा, मैं आपकी बुकिंग क्यों कैंसिल करूँगा, आप बताइए कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला, भैया दिल्ली के इस वाले एरिया के यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ और हमें जाना है, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे आप। मुझे लगा आज तो चांदी चांदी हो गई, अचानक से एक बुकिंग मिल गई जो दूर की है, जैसे भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। मैंने उसे थोड़ा सा सहानुभूति दी कि आप वेट कीजिए, मैं अगले 5 से 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। और बुकिंग एक्सेप्ट करके मैंने देखा तो कमीशन मुझे 2300 रुपये मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद मैंने अपनी कैब स्टार्ट की और जैसे ही मैं उनकी लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुनसान किसी गांव के अंदर थी, जैसे कोई ऐसा इलाका हो जहां पर शायद रात को कोई कम निकलता हो। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि 4 सदस्य वहां पे खड़े थे, माँ बाप, एक लड़का और एक लड़की। मैंने देखा कि शायद उन्होंने लड़की को किसी कंबल से या फिर किसी कोई चद्दर थी जिससे ढक रखा था। तो इतना तो मुझे अनुमान लग गया था कि ये किसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे शायद। मैंने उनकी गाड़ी जो है आगे रोड से घुमाई और उनके सामने लगा दी। तो उनके पिताजी आगे बैठ गए, बगल में भाई, बीच में बच्ची थी वो और साइड में माता जी। अब मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली से बाहर थोड़ा हमें गाँव की तरफ जाना है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैंने जैसे बुकिंग ऑन करी तो मेरे सामने गूगल मैप खुल गया। मैंने धीरे धीरे गाड़ी चलानी शुरू की तो सब सही था अगले 5-10 मिनट तक। तो
मेरा उनसे व्यवहार थोड़ा बनने लगा और मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी आप मतलब कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, इसकी थोड़ी सी मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसका काफ़ी टाइम से इलाज चल रहा है। ये सुनने के बाद मेरी नज़र एकदम से शीशे पे पड़ी जहाँ पर मैंने उस लड़की को देखा और वो लड़की मुझे ही देख रही थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल सब ठीक तो है, ऐसा क्या हुआ है। उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम परेशान हैं, पिछले काफ़ी टाइम से बार बार इनका इलाज करा रहे हैं बट कुछ सफलता मिल नहीं रही। तो ये सुनने के बाद मुझे लगा कि ऐसी कौन सी बीमारी होगी जिसकी सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि लड़की जब आ रही थी तो उसकी चाल थोड़ी अजीब सी थी। मैंने और जानने की कोशिश करी लेकिन मुझे लगा यार ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा शायद। उसके बाद मैंने उस टॉपिक को इग्नोर कर दिया। जब मैं शीशे की तरफ देख रहा था तो वो लड़की मुझे देख रही थी और धीरे धीरे अचानक से जैसे उसकी अजीब अजीब सी गतिविधियाँ स्टार्ट हो गई। वो अपने आप से ही बात करने लगी, अजीब तरीके से कुछ आवाज़ें आने लगी और मैं इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा सहम सा गया। और जब मैं लड़की को शीशे में देख ही रहा था थोड़ी देर में उसने मुझे देख के बोला कि गाड़ी रोक दे। और मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने एकदम से गाड़ी को रोक दिया और अंकल जो साइड में बैठे थे उनसे पूछा कि अंकल ये क्या है, ये सब कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा कुछ दिक्कतें हैं, हम तुम्हें बाद में बता देंगे, अभी तुम गाड़ी चलाओ। मैंने जैसे गाड़ी चलाई तो उनकी जो मम्मी बैठी थी साइड में वो बोली कि वो ये दोबारा आ गया। तो अचानक से उसके पापा बोले हाँ मुझे भी पता है अब ये आ गए। और ये सुनने के बाद मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी आंखों में से आंसू आने वाले थे कि इस गाड़ी में अब होने क्या वाला है, क्योंकि वो लड़की अजीब अजीब तरीके से बात कर रही है, मम्मी पापा बोल रहे वो आ गया। अचानक से उस लड़की ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एकदम से बोली कि गाड़ी यहीं रोक। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अचानक से गाड़ी वहाँ पे रोक दी और वो लड़की ने अपने भाई को बोला कि मुझे उल्टी आ रही है। उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और जैसी गाड़ी के थोड़ा सा बाहर निकाला वो लड़की भागने लगी। तो उसके पिताजी और उसके भाई उसके पीछे भागे और उसे पकड़ के गाड़ी के पास लेके आए। अब उन्होंने उस गाड़ी में उसे बैठाया तो वो लड़की मुझे घूर घूर के देखने लगी। उसके पिताजी ने मुझे बोला कि तुम गाड़ी मत रोको, तुम चलाओ। और ये सोच के मैं काफ़ी डर रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने बोला अंकल आप मुझे सच सच क्यों नहीं बताते हो कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हमारी लड़की को एक जिन परेशान करता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसे पिछले 8-9 महीने से, और हम अलग अलग जगह पे इलाज करा रहे हैं लेकिन हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। उसका भाई तो जैसे रोने ही वाला था, उसकी मम्मी उसे कैसे न कैसे जकड़ के बैठी हुई थी कि अब की बार ये भागे ना। मैंने इस बात को इग्नोर करा ये सोच के कि मैं अपने पैसे तो नहीं छोड़ सकता। अपनी गाड़ी मैंने स्टार्ट की, आगे चलाने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे मेरी गाड़ी को किसी ने पीछे से रोक लिया है। गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने की कोशिश की, कैसे न कैसे रेंग रेंग कर हम उनके गांव में पहुंच गए। आधे एक घंटे बाद वहाँ पर उन्होंने मुझे मेरे पैसे दिए और मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अंकल ने एकदम से मुझे बोला कि बेटा थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, तुम एक काम करो, हमारा घर है, हम अंदर वाले कमरे में सोएंगे, तुम बाहर वाले में सो जाओ, अभी 3-4 घंटे बाद तुम चले जाना। अब मुझे इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा लालच आ गया कि मैं 3-4 घंटे कहाँ भटकूंगा, CNG बर्बाद होगी। मैंने कहा ठीक है अंकल। उन्होंने बाहर वाले कमरे में मुझे सुला दिया, एक गद्दा, एक बेड और उधर एक चद्दर थी, एक तकिया था। थोड़ी देर तक मैंने फ़ोन चलाया, उसके बाद उसे चार्जिंग पर लगा के मैंने साइड में रख दिया। बड़ी मुश्किल 10-15 मिनट में नींद आई थी। फ़ोन रखते टाइम मैंने देखा था 2:45 हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। अब इस चीज़ पर मैंने ध्यान दिया था कि जो मेरा कमरा था उसके साइड में एक गेट था और उधर उस तरफ उनका कमरा था। तो मैं सुकून से सो रहा था कि अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, सुबह जैसे ही होगा मैं अपनी गाड़ी में निकल जाऊंगा। 20 मिनट बाद अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने हिलाया बहुत ज़ोर से। मैं गहरी नींद में जा चुका था। जैसे ही आँख खोला देखा सामने वो लड़की खड़ी थी और उसने मुझे भारी आवाज़ में बोला कि आज तू मरेगा अगर तू मुझसे यहाँ से नहीं निकला तो। दोस्तों ना तो मेरे हाथ चले, ना पैर चले, ना शरीर। मेरे तो जैसे आवाज़ पूरी गले में अटक के रह गई थी। मैं बिल्कुल सूख गया था। मैंने इस दृश्य को कभी नहीं देखा था और ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। कैसे न कैसे मुझे एक भागने का रास्ता दिखा, मैं वहाँ से भाग गया। गाड़ी उठाई, अपने घर पर आया। 4 दिन हो गए, बुखार नहीं उतरा मेरा। चौथे दिन एक बाबा के पास गया, उसे सारी बात बताई। उन्होंने बोला कि
थोड़ा सा वक्त लगेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। फ़िलहाल तो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट करवा ली है और अब मैं नाइट शिफ्ट के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। कुछ ज़्यादा पैसों के लालच के चक्कर में मैंने नाइट शिफ्ट करवाई थी। सही कहते थे बुज़ुर्ग लोग, लालच बुरी बला है। फ़िलहाल मैं सही हूँ, बट कभी कभी बुरे सपने आते हैं मुझे। दोस्तों, ये थी सतीश की कहानी जो उन्होंने मुझे बताई थी।